अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का हो, शक्ति का हो या भक्ति का हो, धन का हो या धर्म का हो, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को भी नष्ट करके रख देता है। सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का फिर भी निदान है, किंतु ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं है। रावण को अपने ज्ञान पे बहुत ही अधिक अहंकार था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। ज्ञान व्यक्ति को भार मुक्त भी करता है और भार युक्त भी करता है। इसलिए विद्वान और विद्यावान को कभी एक समझने की भूल नहीं करना चाहिए। विद्वान अर्थात उच्च शिक्षित जो रावण था और विद्यावान अर्थात सुशिक्षित जो प्रभु श्री राम थे। तो दोस्तों, ये थे आज के शुभ विचार। अब वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। दोस्तों, समय था आज से करीब 11 साल पहले कि 2014 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और ये और बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उस समय के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। और जैसे ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था, वैसे ही एक व्यक्ति जिसकी लंबाई करीब 5 फुट 9 इंच के आसपास थी और वे व्यक्ति हमेशा नीले कलर का जीन्स और एक टी शर्ट और आंखों में चश्मा लगाए अक्सर मोदी के आसपास दिखाई दे देता था। आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि वे व्यक्ति यूएन में पे नौकरी कर रहा था और प्रधानमंत्री मोदी और उस व्यक्ति की फोन पे वार्ता हुई। वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने उस व्यक्ति से पता नहीं क्या किया कि वे अच्छी खासी नौकरी, अपना उज्जवल भविष्य छोड़ करके वापस भारत लौट आया और प्रधानमंत्री के साथ काम करने को तैयार हो गया। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजिक ऑफ इंडिया रणनीतिकार के चाणक्य प्रशांत किशोर की। दोस्तों, प्रशांत किशोर कभी पार्टियों के जीत के लिए रणनीति बनाया करते थे और सारे लोगों के चहेते थे, लेकिन राजनीतिज्ञों ने यानी नेताओं ने उनको ऐसा चूना लगाया कि जो है वे रणनीति का काम भूल गए और का काम छोड़ करके उन्हें राजनीति में आना पड़ा। एक नहीं बल्कि 2 राज्यों के सीएम ने प्रशांत किशोर को ऐसा तगड़ा चूना लगाया कि प्रशांत किशोर रणनीति करना ही भूल गए और विवश होकर के राजनीति में प्रशांत किशोर को आना पड़ा। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए वापस लौटते हैं अपनी आज की सच्ची घटना में। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर हैं कौन? आखिर प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर में क्या बात हुई थी जो स्विट्जरलैंड से अपनी यूएन की अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके वापस भारत लौट आए? और वे 2 कौन से ऐसे सीएम हैं जिनसे जुड़ने के बाद प्रशांत किशोर को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्हें स्वयं राजनीति आनी पड़ी? तो आज के वीडियो में इन सारी रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों, आपसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर हमारी इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रशांत किशोर जी कितनी सीटें बिहार में जीत सकते हैं ये जरूर बताने का कष्ट करें। और हमारे वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। दोस्तों, प्रशांत किशोर जी का जन्म 1977 में
बिहार के रोहतास में हुआ था। दोस्तों, प्रशांत किशोर जी के पिता का नाम श्रीकांत पांडे जी था और वे बक्सर में एक सरकारी डॉक्टर थे। सरकारी डॉक्टर रहने के नाते प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई वे बक्सर में ही हुई थी। उसके बाद दोस्तों, प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई करने के बाद प्रशांत किशोर ग्रेजुएशन करने के लिए हिंदू कॉलेज दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करी और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वे वापस बिहार लौट आए। और आने के बाद वे 2 साल चुपचाप घर पर ही बैठे रहे। एक मीडिया रिपोर्टर ने प्रशांत किशोर से पूछा कि आप 2 साल घर पर बैठ करके क्या कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर जी ने उस मीडिया कर्मी को जवाब दिया कि मैं वही कर रहा था जो युवा नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ब्रेक लेने के बाद प्रशांत किशोर पब्लिक हेल्थ में मास्टर की डिग्री लिए और प्रशांत किशोर जैसे ही मास्टर की डिग्री लिए पब्लिक हेल्थ में, वैसे ही उनकी नौकरी पब्लिक सेक्टर में ही यूनाइटेड नेशन में लग गई। और यूनाइटेड नेशन में लगने के बाद उन्हें जो है हैदराबाद में उनकी पहली पोस्टिंग उनकी दी गई थी। प्रशांत किशोर अपने कामों को लेकर के इतने जुनून और अपने कर्तव्यों का निर्वहन इतनी बखूबी से किया कि भारत से लेकर के यूएन के हेड ऑफिस में बैठे लोगों को भी पता चल गया कि भारत में कोई एक नौजवान युवक है जो अपनी काम को काफ़ी बखूबी अच्छे तरीके से कर रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि प्रशांत किशोर को प्रमोशन दे करके स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा बुला लिया गया। मध्यम वर्गीय परिवार के रहने के नाते प्रशांत किशोर की अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और उनका उज्जवल भविष्य था। और जेनेवा में रहने के दौरान प्रशांत किशोर ने भारत में एक रिसर्च किया। यूएन में काम करने के दौरान प्रशांत किशोर ने भारत के हाई डेवलप राज्यों में एक सर्वे किया। उन राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल थे। उस प्रोजेक्ट का नाम था माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट इन इंडिया। इन राज्यों में गहन अध्ययन करने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने रिपोर्ट में पाया कि सबसे निचला स्तर इन 4 राज्यों में से गुजरात का था। गुजरात उन्होंने अपने रिपोर्ट को जैसे ही सार्वजनिक की, वैसे ये रिपोर्ट उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई। और ये रिपोर्ट जैसे ही उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, नरेंद्र मोदी के सीएमओ ऑफिस से प्रशांत किशोर के लिए एक फ़ोन जाता है और उस फ़ोन पे डायरेक्ट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और उन्होंने प्रशांत किशोर से हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर से कहा कि प्रशांत जी, आप जो है जिनेवा में बैठ करके रिपोर्ट निकाल रहे हैं, अगर आपको इतना ही अपने देश, अपने राष्ट्र से प्यार है तो आप आ जाइए मेरे साथ, मिल करके काम करते हैं। यूएन को छोड़िए और आ जाइए गुजरात में। ये ऑफर जैसे ही प्रशांत किशोर जी सुनते हैं, वैसे कुछ देर तक खामोश रहते हैं और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों का सोचने का मौका चाहिए। दोस्तों, ये दौर इतना कठिन था कि प्रशांत किशोर क्या किसी को भी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके और नेताओं के बीच रहना आसान नहीं था। कुछ खुश करना रहता है, नहीं तो वे नेता कब नाराज होकर के किसको कहाँ ठिकाने लगा दें, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों, वे अपनी पत्नी डॉक्टर जानवी दास से विचार विमर्श करने के बाद एक दिन वे मोदी जी से संपर्क साधते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त मेरी एक है, मैं जब गुजरात में काम करूंगा तो मेरे बॉस सिर्फ आप रहेंगे, न कि और कोई रहेगा। मैं रिपोर्टिंग सिर्फ आपको करूंगा और अन्यथा मैं किसी और को रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर हो तो मैं आने के लिए तैयार हूं, अन्यथा यहीं पे मेरा ठीक है। उसके बाद दोस्तों, प्रशांत किशोर की शर्त
मोदी जी मान गए और प्रशांत किशोर को कहे ठीक है चले आइए, मुझे मंजूर है। उसके बाद दोस्तों यूएन की नौकरी छोड़ करके प्रशांत किशोर जी गुजरात आ जाते हैं काम करने के लिए। जैसे ही ये बात उनके पिता जी को पता चलती है कि यूएन की अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके वे गुजरात आ गए हैं नौकरी करने के लिए, इस बात से नाराज होकर के उनके पिताजी ने प्रशांत किशोर से बात करना ही बंद कर दिया। उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों तक काम करने के बाद प्रशांत किशोर की काम के प्रति समर्पण को देख करके मोदी जी भी काफ़ी उनसे प्रभावित हुए और धीरे धीरे मोदी जी और प्रशांत किशोर में नज़दीकियां बढ़ती चली गई। जिन गुजरात के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए थे और तैयारियां में मोदी जी के साथ प्रशांत किशोर जी भी लग गए और प्रशांत किशोर जी मोदी जी के लिए नए नए आइडिया और भाषण लिख करके देने लगे। और उस समय के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी जी उन भाषणों को पब्लिक के बीच कहते थे, जिससे पब्लिक पे काफ़ी गहरा प्रभाव हुआ और एक बार फिर गुजरात के वे सीएम चुन लिए गए। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय आता है। तब तक दोस्तों प्रशांत किशोर को कोई नहीं जानता था, मीडिया प्रशांत किशोर को भाव नहीं देती थी, चूंकि प्रशांत किशोर जो थे वे पीआर का काम करते थे। 2013 का जो दौर था उसमें पीआर भारत के लिए एक नया शब्द था और जो है भारत के लोग या भारत के लोगों के द्वारा पीआर के बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसके बाद दोस्तों अब समय आता है 2014 का। 2014 में प्रशांत किशोर ने अपने 3 सहयोगियों के साथ मिलकर के एक पीआर कंपनी खोली जिसका नाम था सीएजी। तो प्रशांत किशोर वे काम करते थे मोदी के लिए जिसे पीआर बोला जाता था। उस दौर में पीआर की कोई भी वैल्यू भारत में नहीं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पीआर क्या होता है, तो आइए हम आपको वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि पीआर क्या होता है। पीआर का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेशन। एक कंपनी होती है जिसका क्लाइंट नेता या कोई राजनीतिक पार्टियां हो, वे राजनीतिक पार्टियों के लिए पब्लिक और उस पार्टी के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना पीआर कंपनी का काम होता है। अगर या उस पार्टी या उस व्यक्ति की छवि खराब हो तो उसकी छवि अच्छी करके जनता के बीच लाना और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उस पार्टी के लिए या उस व्यक्ति के लिए उसकी बेहतर छवि को पेश करना जो है वे पीआर का होता है। जो होता है वे ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां या बड़े बड़े अभिनेता या बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये लोग काम करते हैं और जनता के बीच उन लोगों की छवि एक अच्छे और स्वच्छ व्यक्ति की छवि बना करके जनता के सामने पेश करना ही पीआर का काम होता है। अब दोस्तों आइए वापस लौटते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों 2014 का समय था। प्रशांत किशोर ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के एक पीआर कंपनी खोली और उनके जो 3 दोस्त थे उनका के नाम इस प्रकार है। प्रतीक जैन, सिराज सिंह, विनेश चंदेल थे। इन तीनों लोगों के साथ मिलकर के प्रशांत किशोर ने अपनी पीआर कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम रखा सीएजी, जिसका फुल फॉर्म था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम की एक कंपनी खोली। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को पब्लिक के बीच एक अच्छी छवि पेश करना और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। दोस्तों कैमरे के पीछे प्रशांत किशोर अपनी रणनीति सेट कर रहे थे और वे पब्लिक के बीच काफ़ी अच्छी छवि बनाए और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कुछ कैंपेन चलाए जो कि सीधे जनता के दिलों पर जाकर के बैठ गई। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया, उसमें से चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी और मंथन जैसे प्रोग्राम चलाए और ये सोशल मीडिया में इतने फेमस हुए। प्रधानमंत्री मोदी को क्या, बीजेपी को अकेले पूरे भारत में 282 सीट प्राप्त हुए। वहीं विरोधी टीम कांग्रेस जो है वे 42 के ही
मात्र आंकड़े पे सिमट गई। और ये जैसे ही जीत का आंकड़ा जनता के सामने आया, वैसे ही प्रशांत किशोर की रातों रात किस्मत बदल गई। प्रशांत किशोर ने भी खुद नहीं सोचा होगा कि रातों रात उन्हें इस प्रकार की कामयाबी मिल जाएगी। तो पीआर कंपनी के मालिक के तौर पर पूरे भारत में प्रशांत किशोर का नाम छा गया और मीडिया में सुर्खियां बन गए। दोस्त, निरंजन मुखोपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था नरेंद्र द मोदी टाइम। उस पुस्तक में प्रशांत किशोर जी के बारे में लिखा गया था कि 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर सबसे मुख्य व्यक्ति थे। अगर वे नहीं होते तो शायद बीजेपी के लिए 282 लोकसभा सीटें जीतना इतना आसान नहीं था। देश के लगभग दर्जनों राज्यों के साथ राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर के उनके लिए चुनावी रणनीति बनाना शुरू किया। उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और टीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन आदि लोग शामिल थे। इन सभी लोगों के साथ काम करने के बाद एक वक्त आया 2021 में प्रशांत किशोर ने यह सोचा कि अब रणनीतिकार का काम छोड़ देते हैं। आखिर दोस्तों क्या वजह रही? जो अच्छी खासी कंपनी चल रही थी, देश में नाम था, अब वे रणनीतिकार का काम छोड़ करके राजनीति में प्रशांत किशोर को आना पड़ा। अब दोस्तों आज के 10 साल पहले हम वापस आपको 2015 में लेके चलते हैं। 2015 में दोस्तों बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और वहां महागठबंधन का मुकाबला सीधे बीजेपी से होना था। दोस्तों आरजेडी और जेडीयू दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी थे। दोस्तों कुछ लोगों का कहना यह था कि जेडीयू और आरजेडी को मिलाने में अहम भूमिका प्रशांत किशोर ने निभाई। जेडीयू जो थी वे एनडीए के साथ 17 साल का पुराना संबंध था और जो है जेडीयू ने अपने 17 साल के पुराने संबंध को तोड़ करके वे आरजेडी के साथ एक होकर के महागठबंधन बना करके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। और दोस्तों यही से एक राजनीति की शुरुआत हुई, जिस राजनीति का नाम है पलटी मार राजनीति, जो है बिहार में अकेले दम पे चुनाव लड़ी। चूंकि दोस्तों जितने भी हिंदी भाषित राज्य थे उन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी का अलग ही क्रेज था और बीजेपी जो थी वे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे बिहार विधानसभा में अकेले ही दम पर कूद गई, जो कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो है बिहार में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाई हो। कॉन्फिडेंस होने के नाते बीजेपी बिहार में चुनाव अकेले ही लड़ती है, लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ नहीं थे बल्कि आरजेडी और जेडीयू के साथ बैठ करके अपनी रणनीति बना रहे थे और वहां भी प्रशांत किशोर सफल हुए। सफल होने के बाद चुनाव का परिणाम ये रहा कि जेडीयू और आरजेडी मिलकर के बिहार में अपनी सरकार बना लेते हैं और जैसे ही अपनी सरकार बनाते हैं वैसे ही नीतीश कुमार को लगा कि प्रशांत किशोर नहीं रहते तो शायद सरकार बनाना इतना आसान नहीं था और इसलिए प्रशांत किशोर जी को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीधे तौर पर बना दिया और नीतीश कुमार ने ही प्रशांत किशोर को राजनीति में प्रवेश दिलाई। उसके बाद दोस्तों क्या था, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब राजनीतिक उथल पुथल का दौर आ चुका था और अब दोस्तों समय आ चुका था दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CAA NRC जैसे तमाम कानून को लेकर के आए। उसके बाद दोस्तों उस समय उस कानून में पार्टियां जो है दोनों भी राजनीतिक पार्टियां थी वे दो खेमे में बट गई।
कुछ पार्टियां बीजेपी के खेमे में आ गई तो कुछ पार्टियां कांग्रेस के खेमे में जाकर के इन बिल के विरोध में प्रदर्शन करने लगी। उसके बाद दोस्तों इसी में नीतीश कुमार जो थे वे बीजेपी के पाले में जाकर के, जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के पक्ष में गए, ये बात जो है प्रशांत किशोर जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा बहुमत से संसद में नागरिकता कानून पास हो गया। न्यायपालिका के अलावा 16 गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के हाथों में है भारत की आत्मा बचाने की जिम्मेदारी। ये ट्वीट जैसे ही प्रशांत किशोर ने ट्वीट पर लिखा और पूरे भारत में बवाल मच गया और इस बात से नाराज होकर के नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। और अपने पार्टी से निष्कासित होने के बाद प्रशांत किशोर अपने पुराने काम पीआर के काम में जुट गए। उसके बाद दोस्तों पीआर के काम में उन्होंने ममता बनर्जी के लिए वे चुनावी रणनीतिकार तौर पर काम किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सफलता दिलाई। उसके बाद दोस्तों प्रशांत किशोर के रणनीति कैरियर में 2 ऐसी घटनाएं घटी जिससे वे काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने अपने पीआर के काम को छोड़ दिया और कहीं न कहीं वे अपने आप को मानते थे कि मैं इन नेताओं के साथ मिलकर के जनता को लूटने का काम मैं खुद करता हूं। 2 ऐसे मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे नीतीश कुमार के लिए चुनावी घोषणा पत्र प्रशांत किशोर ने ही तैयार किया था और उस घोषणा पत्र का नाम सत्य निश्चय योजना में प्रशांत किशोर ने ऐसे वादे किए जो अगर नीतीश कुमार उस सत्य निश्चय योजना कहीं बिहार के लोगों को उसका बहुत ही बड़ा फायदा मिलता, लेकिन नीतीश कुमार ने सत्य निश्चय योजना पास नहीं किया। और दूसरी में प्रशांत किशोर ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए चुनावी कैंपेन किया। चुनावी कैंपेन में उन्होंने चुनाव का एक घोषणा पत्र बनाया। उस घोषणा पत्र में यह था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे सबको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों सरकार 2018 में बन गई थी और दोस्तों 2 साल बीत गए थे जब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट नहीं किया तो इस बात से नाराज होकर के जितने भी लेबर थे विपक्ष में धरना चालू कर दिया। उसके बाद दोस्तों एक लेबर था जिसके हाथों में एक तख्ती था, उस तख्ती पर लिखा था तो कोई भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये पोस्ट जो है मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ और पंजाब के विधानसभा के विपक्ष दल के नेता जो थे अमन अरोड़ा ने कहा अरे बुलाओ प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने ही ये वादा किया था। ये पोस्ट जैसे ही प्रशांत किशोर जी ने पढ़ा उन्हें बहुत ही धक्का लगा और उन्होंने राहुल गांधी से संपर्क किया और कहा कि मैं आपकी पार्टी के लिए चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया और आपकी पार्टी भी सरकार में आ गई है तो कृपया इस बिल को आप पास करा दीजिए। लेकिन गांधी ने ध्यान नहीं दिया और पंजाब में जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र पे काम नहीं हुआ, जिसके कारण प्रशांत किशोर काफी दुखी हुए और प्रशांत किशोर ने ठान लिया कि अब हम किसी भी पार्टी के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे बल्कि अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम जन स्वराज पार्टी है। अपनी पार्टी के लिए खुद रणनीति बनाएंगे और खुद की राजनीति करेंगे। अब दोस्तों देखना यह है बिहार की जनता कितना प्रशांत किशोर जी के साथ है और प्रशांत किशोर जी विधानसभा चुनाव में जो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं उनमें उन प्रत्याशियों के साथ कितना बिहार की जनता साथ देगी, प्रशांत किशोर जी किस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा खतरा बनेंगे, अगली वीडियो में उठाएंगे। तो दोस्तों कृपया आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे। वे जेडीयू का वोट काटेंगे कि आरजेडी का वोट काटेंगे कि वे भाजपा का वोट काटेंगे। क्या प्रशांत किशोर जी
अपनी सरकार बिहार में बना पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जी बिहार में अपने दम पे सरकार बना पाएंगे या सरकार नहीं बना पाएंगे? इन सभी मुद्दों पे अगले वीडियो में हम बताएंगे कि प्रशांत किशोर जी किसका वोट काटेंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।